Hi friends, how are you? Welcome to my YouTube channel NCRT Network. So let me tell you one thing very clear at the very first lecture. This is my first lecture. पहला लेक्चर है YouTube पे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट का. मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स की हुई है एंड दिस इज़ मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स की. ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है. मैं हिस्ट्री में बहुत टाइम से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री. ये मेरा पहली बार है ऑनलाइन पढ़ाना. सो मे बी I may comment some mistakes. You have a comment box below this video. Please let me know कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कहाँ पर एक्सेल करना है. सो देखिए, एज आई वेरी अर्लियर टोल्ड यू दैट कि मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ. सो मुझे पता है नीड क्या है. आप यू विल फाइंड अक्रॉस यूट्यूब यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज. बट वाई दिस वीडियो? अगर ऑलरेडी थाउजेंड्स है तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मुझे पता है कि कहाँ पर ज़रूरत है, क्या चीज़ है, स्टूडेंट्स को क्या चीज़ चाहिए. देखिए, हिस्ट्री अगर डेट इज़ ऑल अबाउट डेट इज़ होता ना, कब, व्हेन वी गॉट फ्रीडम and all that, when Gandhi died, when he came from South Africa and all that, when this Chora Chori accident happened, and goes on, count on. But the point is that it is not just all about that कब ये चीज़ हुई, कब वो चीज़ हुई. It is not all. History is not about the facts but the interpretation. Why this thing, why not that. It is about discussion, interpretation, writing of history. Why we write this, why we didn't write that. हम अकबर को टॉलरेंट क्यों कहते हैं, औरंगज़ेब को हम स्टॉन्ट क्यों कहते हैं. सो दिस इज़, ये हमें बताती है कौन सी चीज़ें उसे बनाती है ग्रेट रूलर, कौन सी चीज़ें उसे बनाती है एक टायरन रूलर. सो दिस is what history teaches us. History teaches us lessons. History teaches us what past, what never repeat the past. ये हमें हिस्ट्री सिखाती है, कोई और नहीं बता सकता भाई. छोटी सी बात है, आप भी लड़कियों में देखो, हम ये जो है ना, ये वाली जनरेशन, अब इसमें क्या होता है. देखिए, अब लेट मी, देखिए मेरा एक अलग तरीका है पढ़ाने का. यू विल फील कि यार ये क्या मतलब पेर रहा है यहाँ पर. बट मैं कुछ आपको वो चीज़ें बताऊंगा ना ग्राउंड से जो कनेक्ट है, एग्जाम्पल तो वहाँ से आ जाएगी, तभी हिस्ट्री समझ आ जाएगी. देखिए मेरा एक कज़न है, उसने ही फॉल इन लव. ओके, हो गया फॉल इन लव. उसके बाद क्या हुआ, तो धोखा, एज इट इज़ आपको पता है, धोखा मिला. वो फिर डिप्रेशन में रहा बहुत टाइम. फिर बहुत थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा ना. उसका फ्रेंड, जो उसको देखने वाले, उनको पता है हाँ इस बंदे के साथ ये हुआ, ये रिलेशनशिप में आया, इसने ये गलती की, रिलेशनशिप में गया, फिर भरोसा किया, उसके बाद भी क्या हुआ इसके साथ. बट स्टिल दे कमिट द सेम मिस्टेक. ठीक है, देखिए ये तो हो गई रियल लाइफ एग्जांपल आपके घर में जो होती है ना. अब देखिए कि हिस्ट्री में थोड़ी सी एग्जांपल उठा के क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ. देखिए, आपने सुना होगा अफगानिस्तान इज कॉल्ड ए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. वाई? देखिए, छोटी सी, अगर आप देखो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से, आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्कर करना चाहा अफगानिस्तान को, दे फेलड. उसके बाद यू उसके बाद उसके बाद रशिया गए, इन फॉर्मर यूएसएसआर वहाँ गया, वो दे फेलड यार. वो मतलब मुंह के भर गिरे वहाँ पर. उसके बाद अप टू द रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, ये ट्रंप ने वहाँ से फोर्सेस पीछे बुलाए हुए हैं. वहाँ से जितना भी उनके फोर्सेस थे, उन्होंने कहा कि ये फेलड एटअप है हमारा यहाँ पर कंट्रोल करना. तो यहाँ पर कोई नहीं. तो हिस्ट्री हैज टॉट एट कि ये एरिया है, ये पठान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, खैबर पख्तून एरिया एंड ऑल दैट, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. ये समझ जाना चाहिए. सो हिस्ट्री ऐसे सबक हमें सिखाती है. ये चीज़ें मैं समझ के आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा नए तरीके से, क्या पढ़ना है, क्या होता है, वो क्या होता है. उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद नहीं कराया जाएगा आपको चीज़ें, रटाई नहीं जाएगा आपको चीज़ें, अंडरस्टैंड करवाई जाएगी. ठीक है. सो मेरे साथ रहे प्लीज़, आप एंड तक रहिए. मेरी गारंटी है आपको. देखिए, चीज़ें थोड़ी सी कम समझ आ जाएगी बट आ जाएगी ज़रूर. ठीक है. ये मैंने क्या बोला, आई मीन चीज़ें थोड़ी सी कम स्पीड से चलेगी बट समझ आ जाएगी. ये मेरी गारंटी है आपको. हम स्लोली जाएंगे बट अल्टीमेटली चीज़ें मतलब मैं इजी बना के एंड तक हम जाएगी. देखिए,
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए पढ़ने के लिए। आप ऐसे ही नहीं जा सकते, बाबर ने क्या किया, गुप्ताज में इसने क्या किया, उसने क्या किया, आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। ये ऐसे, सॉरी, एंशिएंट इंडियन की बात हो रही है, एंशिएंट इंडिया में आप ऐसे नहीं जा सकते, विक्रमादित्य ये था, इसने ये किया, उसने वो किया, नो। आप ऐसे एक एक अप्रोच होनी चाहिए इसको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको पता होनी चाहिए सोर्सेज क्या होते हैं। आपको देखिए हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स क्या होते हैं, देखिए सोर्सेज तो आपको पता ही है सोर्सेज क्या होते हैं। एनीथिंग जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है वो सोर्स होता है। हिस्ट्री के बारे में देखो, अभी हम सपोज पढ़ रहे हैं मोरियाज के बारे में, जो भी हमें कोई चीज़ बता रहा है, वेदर बी दैट लिटरेरी हो, कहीं पर लिखा हुआ तो उसे कहेंगे लिटरेरी सोर्स, अगर कहीं पर एंग्रेव किया हो गया तो उसको कहेंगे हम, वो अलग एक टाइप सोर्स का हो जाता है। मैं सोर्सेज में आपको सारे सोर्सेज पढ़ा होगा। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब वी हैव न्यूमिस्मैटिक्स क्या होते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स में कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे अगर एनग्रेविंग कहीं पर है वो आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। नाउ हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट क्या होता है, देखिए हिस्ट्री अब हमने लिखी है किसी किंग के बारे में, वी हैव रिटन समथिंग, वी हैव जॉटेड डाउन थिंग्स, बट द पॉइंट इज दैट उसमें हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी कितना है, वो कोई भी देखिए, अगर कोई भी लिख सकता है वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रेस कर सकता है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन एवरीथिंग ही हैज़ रिटन, someone has written. So there is a very famous proverb in history, before reading a history read the historian, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये पॉइंट है। अब हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स में डेफिनेटिव्स होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है हिस्ट्री की। ये आप इस चीज़ को ये क्यों लिख रहे हो, क्यों वो क्यों नहीं लिख रहे, आप समझ रहे हो। अगर देखिए मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो मेरी या मेरा कोई कज़न है, वो मेरी मॉम को कहता है माँ से, वो उसे क्यों नहीं कहता है कि वो आपकी मॉम है, आपकी मॉम, योर मॉम है, ही इज़ योर मॉम। वो ऐसा क्यों नहीं कहता कि ये मेरी मौसी है। अब वो उसकी मॉम मासी भी है, मेरी मॉम भी है, वो क्यों ये कह रहा, क्यों वो नहीं कह रहा, जबकि वो दोनों चीज़ें कह सकते हैं यहाँ पर। बट हिस्ट्री में ऐसा है कि मतलब एट टाइम्स दोनों चीज़ें हम किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर क्यों करें, जैसे इसलिए यहाँ पर ये कर रहा है क्योंकि उसका भी अलग एक रिश्ता इस्टेब्लिश है उसके साथ, मेरी माँ के साथ, इसलिए उसको मासी कह रहा है, ये फूफी कह रहा है, बाकी चीज़ें। उसको मेरे थ्रू उसके साथ रिलेशन नहीं है, उसको डायरेक्टली उसके साथ रिलेशनशिप है, इसलिए उसे कह रहा है। अगर वो मेरा फ्रेंड होता तो मे बी वो ऐसा कहता ये आपकी मॉम है। सो द पॉइंट इज़ दैट ये हिस्टोरिकल डिबेट्स में आएगा, की पीरियड्स आ जाएगा, कुछ पीरियड्स होते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड आता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आते हैं, वी विल सी देम। हम अच्छे मेथोडोलॉजीज क्या होते हैं, देखिए वाइल राइटिंग हिस्ट्री लिखने में हम कुछ मेथोडोलॉजीज यूज़ करते हैं, हम सबको पढ़े लेकिन ये कुछ चीज़ें हमें समझनी है। नाउ देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सोर्सेज, देखिए हमने क्या पढ़ा, सोर्सेज पढ़ा हमने, नंबर 2 हमने पढ़ा डिबेटर्स, नंबर 3 हमने पढ़ा हिस्टोरियोग्राफी, एंड नंबर 4 हमने पढ़ा मेथोडोलॉजीज, ठीक है। मेथोडोलॉजीज देखिए, आप देखिए पहला चीज़ मैंने देखिए, अब हिस्ट्री में करना है अंडरस्टैंडिंग, सोर्सेज देखना है, बाकी सारी चीज़ें ये मैंने आपको बताया। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ हिस्ट्री ये हमें इसमें पढ़ना है। अब देखिए अब और एक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का नेचर पढ़ना है। देखिए अगर आपको हिस्ट्री का नेचर ही समझ नहीं होगा, किसी चीज़ का नेचर, देखिए आपका फ्रेंड है या कोई और भी, आपको उसका नेचर पता नहीं है, इससे बात करनी है, क्या मेरी लिमिट है, कहाँ तक कर बात कर सकते हो, ये किस बात पे चिढ़ेगा। अगर आपको लिमिट ही पता नहीं है तो यार मुझे नहीं लगता यू कैन बी अ गुड फ्रेंड, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स होते एक दूसरे को गालियाँ भी दे देते, बट मे भी आपका बॉन्ड ऐसा हो गया, नहीं गालियाँ नहीं, बाकी सब कुछ चलेगा। सो ये नेचर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नेचर, व्हेन आई से नेचर किसी का क्या होता है, ये मैं वो उस नेचर की बात नहीं कर रहा, कुदरत की बात नहीं। इस नेचर का मतलब वो फंडामेंटल, सम फंडामेंटल फीचर्स कुछ होते हैं ना, कोर फीचर्स ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेचर। हिस्ट्री का नेचर उसके फीचर जो है, कोर फीचर्स। पहला इसका नो, प्लीज़ ये बात आप ध्यान में रखें, हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नो फिक्सड क्रोनोलॉजी, क्या क्या जी, नो फिक्सड क्रोनोलॉजी, कोई फिक्सड क्रोनोलॉजी यहाँ पर नहीं है। आप देखिए
इंडियन इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को ये सिंगल यूनिफाइड टाइमलाइन नहीं है। अब ये इवेंट हुआ उसके बाद ये इवेंट हुआ, नहीं, पैरेलली और एक चीज़ें चल रही है, पैरेलली अलग ही एक सिस्टम चल रहा है। अगर इन कंपैरिजन टू दिस अगर हम इजिप्शियन देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखें, उनका क्या है, वो प्रिसाइज डेटिंग है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सपोज यहीं पे ख़त्म होते हैं, हाँ ये इस ए पॉइंट पे शुरू होते हैं, बी पॉइंट पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। बट इंडियन का हमें पता नहीं ए टू बी में कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, इंडियन का सीन हमें यहाँ पर पता, बट ये पता है मेसोपोटामियन यहाँ पर, इजिप्शियन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इनका फिक्स टाइम है। सो नो फिक्स्ड क्रोनोलॉजी, यू रिमेंबर, ये एक कोर फीचर रहेगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। इसमें एक एग्जांपल साइड करूँ आपके लिए सो दैट आपको समझ आ जाएगी। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है इस मटेरियल को बनाने के लिए, प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए। देखिए ऋग्वेदा इज़ बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड बिटवीन, देखिए यहाँ पर वर्ड बिटवीन है 1500 एंड 70, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज डिबेटेबल। सो ये चीज़ें हो रही है हिस्ट्री में, ये मसला है इसका। देखिए आपको पता ही नहीं है एक्चुअली आपको पता ही नहीं ऋग्वेद कब बना। अब हम बोल रहे इसको कंपोज कब किया, इसको रिटर्न कब किया गया। कुछ लोग बोल रहे 15 से इस डेट तक, कुछ लोग बोल रहे 1500, कुछ लोग बोल रहे इसके, बट ये जो है ना ये डिबेटेबल है, इसके दरमियान हुआ है। सो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नो फिक्स्ड क्रोनोलॉजी, नो फिक्स्ड टाइम है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड टाइम ही नहीं। अब देखिए कल्चरल एंड, दूसरी जो है ना इसका फीचर है कल्चरल एंड रिलीजियस, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए अब डाइवर्सिटी तो है डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी कल्चर में हर एक रीजन में आप अलग ही वहाँ देखोगे, अलग ही सीन, अलग ही रूलर है, ठीक है, अलग ही रूलर है, अलग ही रिचुअल्स है, अलग ही कल्चर है, उनका अलग वियर है, अलग टेयर है। विल सी दैट इंडियन हिस्ट्री में हमें थे, वी हैव, पहले अगर हम देखिए अगर आप देखेंगे ना, महाजनपदास की जब स्टार्टिंग होती है, जनपदास की स्टार्टिंग होती है, जनपदास के बाद बनते हैं महाजनपदास, वो हम पढ़ेंगे 16 ग्रेट महाजनपदास हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे जैसे 16 महाजनपदास हम देखेंगे ये कब स्टार्ट होते हैं, 600 BCE, ठीक है, BCE में स्टार्ट होते हैं ये महाजन, ये हम देखेंगे। प्लीज़ आप अभी आप वरी ना करें इन चीज़ों पे, ये क्या होता है महाजनपद क्या नहीं होता, मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया देना है, जैसे ये समझाना है कि रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है, ये कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल में 60 महाजनपद जो ही पहले जनपद थे, उसके बाद फिर बड़ा यूनिट हुआ तो 60 महाजनपद, उसमें कुछ हैं जैसे मगध, कोसला, अवंती है, ठीक है, पाटलिपुत्रा है, हस्तिनापुर है, ये कुछ है। तो इनका गवर्नेंस हर एक में अलग अलग था। इनका गवर्नेंस करने का तरीका अगर आप देखोगे, इसमें अलग रूल्स थे, उसमें अलग रूल्स थे। सो हर एक रीजनल डाइवर्सिटी थी, कोई देखो कॉपरेशन नहीं थी इनमें, देखिए इनमें कोई कॉपरेशन नहीं थी। इसलिए मैंने कहा ये कोर फीचर रहेगा किसका, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, क्या क्या कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। ओके, गॉट इट, ओके। नाउ देखिए इंटरप्ले एंड मिथ ऑफ हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, मिथ के बगैर हिस्ट्री है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट यही सच्चाई है। हिस्ट्री कैन नेवर बी सीन एज ए मिथ, बट इसका मिथ क्या होता है, देखो मिथ क्या होता है, मिथ इंटरप्ले ऑफ ए मिथ एंड ए हिस्ट्री। देखो आप कुछ हमारे पास कुछ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उसमें कुछ हिस्टोरिकल एलिमेंट्स होते हैं बट मिथ्स भी होते हैं, जिससे ये डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए प्योरली देखना कि कौन सी चीज़ हिस्टोरिकल है, कौन सी चीज़ हिस्टोरिकल नहीं है। गॉट इट। देखिए इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए अब हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसे हुई है दैट आर वेरी इजी टू बिलीव, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारा माइंड, हमारा रीजनिंग, रैशनैलिटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये हुआ होगा, ऐसा है कुछ, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, हाँ ये हुआ होगा। क्योंकि देखिए एक्सेप्ट भी नहीं करना होता है, काइंड ऑफ हमारे पास है वो चीज़, सो हम पढ़ लेते हैं वो चीज़। उन्हें कहते हैं मिथ्स दैट आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट येट वी रीड देम। देखिए अभी हम बोलेंगे कि देखिए सपोज रामायण है, महाभारत में कोई इवेंट है कि कोई वार हुआ, इट इज़ ओके, वार तो आज भी होते हैं, उस टाइम भी होते हैं, बट कोई ऐसा कहेगा कि उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा डिवाइस था दैट यूज टू फ्लाई। सो ये दिस इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव दिस थिंग कि क्या हाँ उस टाइम पे कोई ऐसा
चीज़, ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी कोई मशीन होगी जो उड़ती होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ मिथ। अगर कोई ऐसा कहेगा कि ऐसा होता तो ये मिथ है। बट देखो रोमिला थापर ने इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन किया है। देखिए मिथ्स जो है ना, मिथ्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिथ्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज दे रिवील द पास्ट। मिथ्स इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है बेटा ये पास्ट के बारे में बताती, ये तो पास्ट के बारे में बताती ही नहीं, ये तो झूठ बताती है। जो चीज़ झूठ बताती है उसका मतलब बताती ही नहीं, तो बताती क्या है बेटा, ये बताती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे टेल हाउ सोसाइटीज इमेजिनड देयर पास्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। मिथ्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज दे रिवील द पास्ट। मिथ्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज, इम्पॉर्टेंट है इसलिए नहीं क्योंकि ये पास्ट के बारे में बताती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमें बताती है पास्ट में कैसे सोचा जाता था, सोसाइटीज़ इमेजिन देयर पास्ट कैसे करती थी। ठीक है, देखिए अब पहला चीज़ जो हमने हमने पहले क्या देखा, अंडरस्टैंड नेचर। नेचर में हमने 2-3 चीज़ें देख ली है। देखिए ये आपको रोमिला थापर का ये कोटेशन याद रखना होगा, ये आप एग्जाम में कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। इट विल फेच यू एन नंबर ऑफ मार्कर्स एंड ये अट्रैक्टिव लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा ये चीज़। देखिए की सोर्सेज ऑफ एंशेंट इंडियन हिस्ट्री। एंशेंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ सोर्स जब मैंने पहले भी बताया सोर्स क्या होता है। सोर्स कोई भी ऐसा चीज़ है, राइटिंग हो सकता है या कोई चीज़ हो सकता है, इट कुड बी ए थिंग, या ये राइटिंग हो सकता है, ये एक न्यूमिस्मैटिक हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकता है दैट कन्वेज अस सम इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट, अबाउट समथिंग, उसे हम सोर्स कहते हैं। किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोर्स कहते हैं। ये देखो हम हिस्ट्री जो भी है ना कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री को सोर्सेज की बदौलत किया जा सकता है। देखो मल्टीपल सोर्सेज हो गए तो हिस्ट्री की ऑथेंटिसिटी मतलब उसमें 4 चांद हो जाते हैं। हाँ ये भाई ये हमने 5 चीज़ों से देख लिया, ये चीज़ 5 जगह मिलती है, तो दिस इज़ वेरी मच ऑथेंटिक। अभी कोई एक ही जगह से उठा दिया तो उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी कम हो जाती है। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन अकाउंट्स। देखिए सोर्सेज की बात, सोर्सेज में पता क्या होता है। देखिए एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा होता है लिटरेरी दैट राइटिंग्स एंड दूसरा होता है फॉरेन अकाउंट्स भी राइटिंग्स है, बट ये फॉरेन से हमें मिलती है, अपनी लैंड से नहीं मिलती, बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ आवर लैंड। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल देखेंगे। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना ये फंडामेंटल रोल निभाती है, इनका एक फंडामेंटल रोल है इंडियन हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने, मोर इम्पोर्टेंटली प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझने के लिए। अगर आपको प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझना होगा, देखिए हिस्ट्री प्री हिस्ट्री, अब देखिए हिस्ट्री के प्री है, प्रोटो है, आगे उसके बाद हिस्ट्री। देखिए अब हिस्ट्री के कुछ डिवीजन है। प्री हिस्ट्री, यहाँ पर आपको नो रिटर्न रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं है, ये रिकॉर्ड अवेलेबल तो है बट नॉट डेसिफर्ड। एंड यहाँ पर हमें सोर्सेज है, डेसिफर्ड है, रिटर्न है, अंडरस्टैंडेबल है, हाँ है। देखिए आ गया समझ। अब देखिए ये चीज़, अब देखिए प्रेहिस्ट्री वो एंशिएंट हिस्ट्री का वो पार्ट है जिस टाइम हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिटर्न सोर्स कोई अवेलेबल नहीं है। इसमें मोर इम्पोर्टेंट ये कवर करता है, ये जो है ना ये प्रे वाला ये कवर क्या करता है, देखिए प्रे वाला कवर करता है स्टोन एज आता है, इसमें क्या आता है स्टोन एज। हाँ स्टोन एज इसमें आ जाता है। इस टाइम हमारे पास कोई राइटिंग अवेलेबल नहीं है। देखिए प्रीहिस्ट्री के लिए प्रीहिस्ट्री एंड अर्ली हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सकवेशन एंड अर्बन सेटलमेंट। देखिए अब इसमें समझना है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि है 2600 से लेकर 1900 BC पे डिस्कवर कब हुई, 1921 में हड़प्पा में, पंजाब जो है पाकिस्तान में, एंड मोहनजोदारो सिंध में है। रिवीलर एडवांस्ड अर्बन एंड
ये करती है रिवील, क्या करती है, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज एंड ट्रेड। ओके, उसके बाद की फाइंडिंग्स क्या मिली हमें, ग्रेट बात मिला मोहनजोदारो में, इंडिकेटेड रिच, ये देखिए ग्रेट बात मिला है हमें मोहनजोदारो में, ये क्या दिखाता है कि इंडिकेटेड रिचुअल होते होंगे मे बी। दिस इज मैंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरप्रेट, एक ही बात है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। ये ऐसे हो सकता है ना, रिक्रिएशन मज़े के लिए भी हो सकता है, वाई रिचुअलिस्टिक। हाँ, सो ये हम देखेंगे आगे क्यों हमने ये निकाला, क्यों वो नहीं। हमें मिला है डॉकयार्ड, मिला है हमें लोथल से, सजेस्टेड मैरी टाइम ट्रेड। डॉकयार्ड समझते हो, जहाँ पर ये आपकी शिप्स विप्स रहती है, ये हमें कहाँ पर मिला है, गुजरात में। अब देखिए गुजरात कहाँ पर है बेटा, लोथल। लोथल गुजरात में एक साइट है, ठीक है, इंडस वैली साइट। अब लोथल गुजरात में, देखिए गुजरात जो है ना, गुजरात, अब बेटा ये अगर इंडिया का मैप है ना, ये हमारा गुजरात है, ये सी है, यहाँ सी के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता होगा, मैरीटाइम ट्रेड के साथ। फायर अल्टार्स मिले हमें कालीबंगा राजस्थान से, रिलीजियस रिचुअल्स दिखाता होगा। ये हमने क्यों बोला इसका, ये इसके साथ, क्योंकि आज भी हम करते हैं ना, देखिए क्रीमेशन आज भी प्रोसेस होती है, तो हमने इसको इसके साथ मैच किया, हाँ ये हो सकता है। देखो वैदिक साइट्स में आते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवियर आता है वैदिक साइट्स में। कल्चरल एसोसिएटेड विद लेदर वैदिक, ये फाउंड इन हरियाणा। ये छोड़िए आप, ये मैं आगे बताऊँगा। देखिए हम किन की बात कर रहे हैं, प्लीज़ हम कर रहे हैं बात आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज है आर्कियोलॉजी जो हमें खोदने से मिलती है, दैट आर खुद आप कहीं पर आपको मिली मूर्ति, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल राइटिंग, दैट इज़ नॉट, जो मतलब देखिए जो पेपर पे रिटन नहीं है, दैट इज़ नॉट रिटन ऑन ए पेपर आर अबाउट, ऐसे कुछ पेपर पे नहीं है, वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल है। किसी एनग्रेव किया है किसी चीज़ पे, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। अब इसमें एक्सक्यूवेशन आता है, आपने किसी चीज़ को खोद के निकाला, जैसे हड़प्पा हमने खोद के निकाला है, 1921 में हमें मिला, ठीक है। अब क्या मिला ये छोड़िए आप, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्टिव्स, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। कभी कहीं पर आपने बड़ा स्टोन देखा, ठीक है, बड़ा स्टोन, उस पर खोद के लिखा हुआ कुछ, तो उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एडिक्टिव्स भी सिमिलर चीज़ ही होती है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, ये बड़े पिलर्स होते हैं, उन पे कुछ सिम्बल्स बनाई होती है, लिखा होता है, ये एडिक्टिव्स होती है। द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स इन इंडिया आर फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शन पे पहले रिटन रिकॉर्ड जब लिखा गया इंडिया में, कोई भी चीज़ जब लिखी गई तो वो इन्हीं इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया, ठीक है। अब अशोकन एडिक्ट्स अगर आप देखोगे ना, 3rd सेंचुरी BC में मिलते हैं। ये किस में लिखे गए, ये ब्राह्मणी में लिखे गए, ब्राह्मी में लिखे गए, खरोशेती में निकले, एक खरोशेती में लिखे गए, ग्रीक में लिखे गए, अरहमिक में लिखे गए। दीज इंस्क्रिप्शन डिटेल अबाउट धम्मापालसी, प्लीज़। धम्मापालसी जो भी थी ना अशोका की, धम्मापालसी, उसके बारे में देखो। अशोका जो थे ना, अशोका की धम्मा पॉलिसी के बारे में बताया गया था। वो प्रीच कर रहे थे अपनी धम्मा पॉलिसी को, उसको देखिए राइटिंग्स का सहारा लेना पड़ा। अब देखिए पीपल नो, देखिए ये यहाँ फैला था, ऐसे समझे हम पाए, ये यहाँ अफगानिस्तान में भी फैला था। अब देखिए अब इतना एरिया है, हमने पहले ही पढ़ा था, डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है, रीजनल डाइवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम यही है, रीजनल डाइवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ एक ज़ुबान समझी जाती है। तो इसीलिए इसने अलग अलग जगह पर अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ करके अपनी धम्मा पॉलिसी को प्रीच करने की कोशिश की है। तो ये मैं इंस्क्रिप्शन और एडिक्टिव्स में बता रहा हूँ, जो हमें किसके अंदर आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन और एडिक्टिव्स, ये आते हैं हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आ जाती है। जैसे अशोकन एक रॉक एडिक्ट 8 मिलता है हमें, अशोकन मेंशन रिमोरिस आफ्टर द कालिंगा वार। कालिंगा वार के बाद, कालिंगा वार कब हुआ, 261 BC में, एंड इज एडाप्शन ऑफ नाइल। उसके बाद इसने नॉन वायलेंस अडाप्ट की, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसको दुख हुआ उसके बारे में, जब उसने मतलब कत्लो गारत किया वहाँ पर रथलेस किलिंग की। उसके बाद ये छोड़ने पे कहता है कि नहीं ये गलत हो गया, ये फिर दमा अडॉप्ट करता है। तो ये उसके बारे में बताता है, कौन बताता है, ये अशोकन रॉक एडिक्ट 8 बताता है, ठीक है, ओके। जैसे हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में, प्लीज़ रिमेंबर दैट। हाथी हमें कहाँ पर मिलते हैं ज़्यादा, हाथी एलिफेंट्स हमें यार उड़ीसा में मिलते हैं। सो ऐसे
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द रेन ऑफ द करावेला किंग ऑफ द फर्स्ट दिसंबर। करावेला किंग फर्स्ट दिसंबर के ये हमें यहाँ से मिलते हैं इसके बारे में, ठीक है। कॉइन्स की स्टेटी को क्या कहते हैं? कॉइन्स की स्टेटी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिकल, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हिस्ट्री को कर सकते हैं। ज़्यादा कॉइन्स होगी तो इकनॉमी अच्छी ज़्यादा होगी, ट्रेड होगा, देखिए। एंड कॉइन्स किस मेटल की होगी वो भी बताएगा यार। प्रॉस्पेरिटी थी, नहीं थी, गरीबी थी, क्या थी, ट्रेड नेटवर्क किसके साथ है, देखिए। अब कॉइन्स पे तो मार्कस थे, ठीक है। अब ये अगर हमें किसी और जगह के मार्कस मिलेगी भी बताएंगे कि यार ये तो उस एरिया का था, इस एरिया के साथ होता है, तो पॉलिटी बताता है उस एरिया का, किंग कितने टाइम रहा। अभी मार्क है किसी कॉइन पे, ठीक है, हमें बहुत टाइम से मिला या बहुत जगह मिला, तो हम बताएंगे यार इसका कंट्रोल यहाँ तक था। सपोज ये इंडिया है पूरा, सॉरी ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ ये है पूरा टॉप, यहाँ पर भी वही कॉइन, यहाँ पर हम बोले कि भाई ये एक ही किंग था जिसने पूरे को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो ये कॉइन से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे इंडो ग्रीक जो थे ना 2nd सेंचुरी BC में फीचर अर्लीस्ट नोन, इन्होंने क्या किया, इंडो ग्रीक कॉइन्स फीचर्स द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शंस ऑफ हिंदू ड्यूटीज। देखिए हिंदी डाइटीज को कब स्टार्ट किया गया कॉइन्स पे इंस्क्राइब करने का, ये हुआ 2nd सेंचुरी BC में। ओके, देखिए गुप्ता कॉइन्स कब से स्टार्ट हुआ, दिस पीरियड से 4th सेंचुरी 16th सेंचुरी डिपिक्टेड रूलर्स लाइक जैसे समंदर गुप्ता को दिखाता है। देखो गुप्ता पीरियड में ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नोटेड। देखिए 4th से लेकर 6th सेंचुरी सी डिपिक्टेड द रूलर्स लाइक समुद्र गुप्ता प्लेइंग वीणा, हाईलाइटिंग द कल्चरल अचीवमेंट बताता है, वीणा प्ले करते हुए इसको दिखाया गया, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने देखी, देखिए हमने देखी ये की सोर्सेज, हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन देखे, इसमें हमने एक्सकवेशन के बाद इंस्क्रिप्शन देखे, फिर कॉइन्स हमने देखी, नाउ लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे। देखिए लिटरेरी सोर्सेज जो राइटिंग्स पे होगी, मानूस्क्रिप्ट्स हो गए, हाथ से जो लिखे होते हैं राइटिंग्स पेज पे, उसे कहते हैं, पेज नहीं या कोई भी उस टाइम जो भी होगा लिखे हुए थे उसे लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। अब दिस कुड बी अब 2 टाइप्स, या तो रिलीजियस हो सकता है, सेक्युलर हो सकता है। देखो अब रिलीजियस में देखेंगे तो वेदास आते हैं, अर्लीस्ट वेदास में आते हैं, यजुर्वेदा आता है, सामवेदा आता है, यजुर्वेदा, एक सेकेंड एक देखिए अब रिलीजियस टेक्स्ट में वेदा जो है ये रिलीजियस टेक्स्ट है, प्लीज़ नोट दैट वेदा ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट है। इसमें आता है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसमें कंटेंट क्या होते, हर एक में होते हैं अलग अलग, कुछ में हिम्स होती है तो हर में रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स होते हैं, फिलोसफिकल डिस्कशंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो हम डिटेल्स में देख लेंगे। मैं अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद ये भी बुद्धिस्ट में आते हुए, जैन में आते हैं, जैन टेक्स्ट, ये भी क्या आते हैं, ये भी रिलीजियस टेक्स्ट में आती है। त्रिपटकाज आते हैं बुद्धिस्ट में, जैसे जैन में आता है अगामाज आते हैं, ये सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं हमें उस टाइम का। इपिकस आ जाती है, इपिकस देखिए, इपिकस हिस्टोरिकल नरेशन आ जाती है। रामायण एंड महाभारत है, ये प्राइमली हिस्टोरिकल बट मोस्टली माइथोलॉजिकल, इसमें मिथ ज़्यादा है तो इसलिए प्राइमली ये। उसके बाद सेक्युलर, देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी BC में इसने लिखा है। कौटिल्य को दूसरा हम चाणक्य भी कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल ट्रेटिस है, स्टेट क्राफ्ट पे, स्टेट को कैसे वर्क करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी एस्पोर्शनरी डिपार्टमेंट को बिठाएगा। बाकी मौर्यन एम्पायर में रिमेंबर दैट ये कौटिल्य जो था ये कहाँ पर था, किस अंपायर के अंडर था, ये किस अंपायर में था, ये मौर्यन अंपायर में था। 4th सेंचुरी BCE की बात हो रही, प्लीज़ BCE, ठीक है। अब इसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, ये एक स्टेट क्राफ्ट है, ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है, ये इसमें। अब देखिए कोटेशन फ्रॉम अर्थशास्त्र, क्या आप समझो एक राइटिंग, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है, मैं कोटेशन इसलिए लिखा ताकि आप समझो कि कैसे क्या है। देखिए जस्ट ये चीज़ बताने से नहीं, ये उसने लिखी, मैं थोड़ा सा आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ कि क्या है, कैसे है चीज़ें, ठीक है।
देखिए एक कोटेशन हमने उठाई अर्थशास्त्र पे, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट। ओह ओह, देखिए ये चीज़ें खुद बताती है कि रूलर कैसा था। हाउ वाज द रूलर, क्या वो पीपल सेंट्रिक था, पावर सेंट्रिक था, क्या था, ये चीज़ें बताती है। ठीक है, ये किसने मेंशन किया हुआ है, इंडिका मैगस्थीन्स। ठीक है, अब सॉरी, अब दूसरा, ये दूसरा है, सॉरी सॉरी, ये तो अर्थशास्त्र में द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट सब्जेक्ट। देखिए अब दूसरा जो है इंडिका, इंडिका लिखी है मैगस्थीन्स ने लिखी है 3rd सेंचुरी BC में। ये भी मौर्याज के अंडर ही था। ये डिटेल करता है मैंने मौर्याज कहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये डिटेल देता है, कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र में। अब देखिए फॉरेन अकाउंट्स, चौथी बात हमने फॉरेन अकाउंट्स की ग्रीक एंड उसमें आते हैं। देखिए फॉरेन में आते हैं, देखिए फॉरेन क्या है, फॉरेन में देखेंगे व्हाट, जो इंडियन नहीं है वो फॉरेन है। जैसे ग्रीक रोमन अकाउंट्स ये हो गए, मैगस्थीन्स का इंडिका ये क्या है, ये कि यहाँ की है। हाँ, इंडिका जो है डिस्क्राइब्स द कास्ट डिविजन एंड पाटलिपुत्रा's एडमिनिस्ट्रेशन, कास्ट डिविजन दिखाते हैं, पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन। प्लिनी एंड टॉलमी मेंशन ट्रेड, इंडियाज ट्रेड लिंक्स विद रोमन एम्पायर के साथ इनके थे, प्लिनी एंड टॉलमी। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे फ़ैन फज़ेन गुफ्ता पीरियड में था, ये जूजैंग हर्षा के पीरियड में था। ये इंसाइट देते बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अरब अकाउंट्स हम देखते हैं, उसके बाद अरब अकाउंट्स, जैसे अरब अकाउंट्स अलबीरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीज़ें है ना, ये सारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये किसके पीरियड में आया, फ़ज़ेन किसके पीरियड में आया, गुप्ता पीरियड में, जूजैंग किसके पीरियड में आया, हर्षा के कोड में। हर्षा का पीरियड क्या था, 602 से समथिंग 640 समथिंग था इसका पीरियड। ये यहाँ से यहाँ था, इसके पीरियड में आया था जू जैंग। अरबन अकाउंट्स में हमने एग्जांपल ले लिया कि अलबूरी ने जो किताबुल हिंद लिखे, प्रोवाइड इज ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग मोहम्मद गजनवीज इन्वेजन। ठीक है, सो होप आपको चीज़ें समझ अच्छे से आ गई होगी। सो मिलते हैं कल, ठीक है, नए वीडियो के साथ।